Good morning, students. Myself, Dr. Sunana Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Barmer. Today, we will study about harmonic mean, यानी हरात्मक माध्य के संबंध में आज हम डिस्कस करेंगे। किसी समूह के पदों की संख्या को उन पद मूल्यों के व्युत्क्रम के योग से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही उस समूह का हरात्मक माध्य कहलाता है। अर्थात किसी समूह के पदों के हरात्मक माध्य उनके व्युत्क्रमों यानी रेसिप्रोकल के समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। हरात्मक माध्य की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल को समझना आवश्यक है। अब रेसिप्रोकल क्या है कि किसी मूल्य का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जो एक में उस मूल्य का भाग देने से उपलब्ध होती है। जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2 या 0.5, 4 का व्युत्क्रम 1/4, 5 का व्युत्क्रम 1/5 आदि होते हैं। व्युत्क्रम सारणी की सहायता से ज्ञात किए जा सकते हैं। अब हरात्मक माध्य के उपयोग, यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन। इस माध्य का प्रयोग निम्न दशाओं में किया जाता है। सबसे पहले औसत गति यानी एवरेज स्पीड की गणना करने के लिए। यदि गति किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है तो दूरी यानी डिस्टेंस जो है वो चल यानी वेरिएबल माना जाएगा और समय टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसके विपरीत यदि गति मिनट प्रति किलोमीटर दी गई है तो उसमें समय जो है वो चल वेरिएबल और दूरी अचल यानी कांस्टेंट रहेगी। तो औसत गति की गणना करने के लिए हार्मोनिक मीन का यूज़ किया जाता है। सेकंड है मूल्य आदि का औसत ज्ञात करने के लिए। यदि दर 1 रुपये की क इकाइयों के रूप में दी गई है, जैसे आपको कहा जाए कि 1 रुपये में 10 बनाना, 1 रुपये में 2 किलो चावल, 1 रुपये में 5 किलो शक्कर, तो 1 रुपये की इकाइयों में दी गई है तो इसमें इकाइयाँ चल है तथा रुपया अचल यानी स्थिर रहता है। ये दरें निम्न प्रकार हो सकती हैं, जैसे ए के स्थान पर 1 रुपये के 4 आम, बी स्थान पर 1 रुपये के 5 आम, सी स्थान पर 1 रुपये के 6 आम और डी स्थान पर 1 रुपये के 7 आम। यानी 1 रुपया कांस्टेंट है और आम की संख्या बदल रही है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि यहाँ मुद्रा इकाई जो है अर्थात रुपया अचल है, क्योंकि यह सभी स्थानों पर एक ही रहा है। लेकिन आम की इकाइयाँ जो है वेरिएबल यानी चेंज हो रही है, क्योंकि यह विभिन्न स्थानों पर परिवर्तित हुई है। अर्थात ए स्थान पर 1 रुपये की 4 इकाइयाँ थी, जबकि बी स्थान पर 1 रुपये की 5, सी पे 6 और डी पर 7 थी। अतः इकाइयाँ जो है वो परिवर्तनशील या चल हो गई। यदि दर रुपया प्रति दर्जन में दी गई हो तो इसमें रुपया चल होगा और इकाइयाँ अचल, यानी 1 दर्जन यानी कि 12 इकाइयों की रेट दे रखी हो। अब इसमें क स्थान पर 5 रुपये के 1 दर्जन, बी स्थान पर 6 रुपये के 1 दर्जन, सी स्थान पर 7 रुपये के 1 दर्जन और डी स्थान पर 8 रुपये के 1 दर्जन। इस उदाहरण में रुपया चल है यानी रुपए चेंज हो रहे हैं और आम की इकाइयाँ अचल या अपरिवर्तित है, क्योंकि प्रति दर्जन यानी 12 इकाइयों का भाव दे रखा है। अब इसके अलावा थर्ड जो है चलन वेग यानी वेलोसिटी आदि का अध्ययन करने के लिए भी यह उपयुक्त माध्य होता है। हरात्मक माध्य की गणना विधि, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन। अब व्यक्तिगत श्रेणी यानी इंडिविजुअल सीरीज में हरात्मक माध्य की गणना। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हरात्मक माध्य निकालने के लिए निम्न क्रियाएं करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम दी हुई वैल्यू का रेसिप्रोकल निकालते हैं। यानी जो भी हमको संख्या दे रखी है उसको हम 1/x1, 1/x2, 1/x3 इस तरह से उनके रेसिप्रोकल निकाले जाते हैं। सेकंड,
सभी व्युत्क्रमों का योग सिग्मा रेसिप्रोकल x ज्ञात किया जाता है। थर्ड, प्राप्त योग में मदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है, यानी सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n, और जो आंसर आता है उसका भी रेसिप्रोकल निकाला जाता है। या इसको सिंबल्स में लिखें तो n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 टू 1/xn तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब निम्नांकित सारणी की सहायता से जैसे हमको हरात्मक माध्य ज्ञात करना है, इसमें हमको जो नंबर्स दे रखे हैं मेजरमेंट, वो दिया है 10, 15, 20, 25। अब टोटल नंबर जो है n इज इक्वल्स टू है 4। अब सबसे पहले हम इनका रेसिप्रोकल निकालेंगे। फर्स्ट हम रेसिप्रोकल निकालेंगे 10 का, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 किया आया 0.1000। सेकेंड 15 का, तो 1 डिवाइडेड बाय 15 तो 0.0667। 1 डिवाइडेड बाय 20 इट मीन्स 0.0500। 1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 0.0400। अब इनका टोटल लगाएंगे, यानी सिग्मा रेसिप्रोकल x इज इक्वल्स टू 0.2567। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला h, यानी हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n। नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। अब हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ 0.2567 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले हम 0.2567 डिवाइडेड बाय 4 को सॉल्व करेंगे, तो इसमें आंसर आएगा हमारा 0.06418। नाउ वी विल फाइंड आउट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वैल्यू। इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 0.06418, इसका आंसर आएगा 15.58। और इसको अगर हम फॉर्मूले के रूप में दूसरी तरह से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ n जो दे रखा है वह है 4। अब इसके बाद हमने लिया डिवाइडेड बाय 1/x1, तो 1/x1 है 0.1000। नाउ सेकेंड प्लस 1/x2 which is equals to 0.0667. Then 1 divided by 20, it means 0.0500. Now 1 divided by 25, it means 0.0400. Now we will solve it. 4 divided by 0.2567, that is equals to 15.38। इट मीन्स दोनों कंडीशंस में हमारा आंसर सेम आएगा, चाहे हम रेसिप्रोकल के थ्रू करें या फॉर्मूला अप्लाई करके इसको यूज़ करें। हरात्मक माध्य की गणना करते समय कुछ ध्यान देने योग्य तथ्य। अब प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले हमें यह मालूम करना होता है कि कौन सी दर है और कौन सी दर चल है और कौन सी अचल। सेकंड, प्रश्न में किसे चल और किसे अचल रखने को कहा गया है। यह तथ्य प्रश्न की भाषा पढ़ने से सरलता से ज्ञात हो जाता है। थर्ड, विपरीत दशा में समांतर माध्य निकाला जाता है, अर्थात जिसे दर में चल रखा गया है और प्रश्न में भी चल रखने को कहा गया है, और जिसे अचल रखा गया है उसे प्रश्न में भी अचल रखने को कहा जाए तो समांतर माध्य की गणना की जाएगी। चल व अचल का अंतर जो है हम आगे एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, वह है रमेश अपने स्कूटर पर 1 लीटर पेट्रोल से 50 किलोमीटर जाता है। मुकेश 1 लीटर पेट्रोल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। औसत दूरी मालूम करनी है हमको यदि प्रत्येक 200 किलोमीटर जाते हैं। और सेकंड, दोनों का पेट्रोल का कुल एक्सपेंसेस, कुल व्यय 4 लीटर प्रत्येक का है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग दर में हमने लीटर जो है वह कांस्टेंट रखा है,
और दूरी जो है डिस्टेंस वो चल यानी वेरिएबल है। अब प्रश्न में दूरी अचल है क्योंकि दोनों बराबर दूरी तय करते हैं, अर्थात दूरी में चल और प्रश्न में अचल है। अतः हरात्मक माध्य से इसको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि डिस्टेंस कितना है। रमेश 50 किलोमीटर जाता है और मुकेश 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। Now we will find the reciprocal of these two values. First we will calculate the reciprocal of 50. It means 1 divided by 50 which is equals to 0.20. Now second part, 1 divided by 40 is equals to 0.025. Now total of these reciprocals to 0.045. Now sigma reciprocal x हो गया हमारा 0.045. अब we will apply the formula. Harmonic mean is equals to reciprocal of 0.045 divided by 2. It means sigma reciprocal x upon n. और देन इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है हमको। Now harmonic mean is equals to reciprocal of 0.0225 और 44.44 किलोमीटर पर लीटर। सेकंड कंडीशन, प्रश्न में लीटर को अचल रखने के लिए कहा गया है जबकि दर में भी लीटर अचल है, अतः समांतर माध्य की गणना की जाएगी। इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 50 + 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 45 किलोमीटर पर लीटर। Here the second question is also given. You will try for it. Now next is हरात्मक माध्य के गुण यानी मेरिट्स। फर्स्ट, यह समंक माला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। सेकंड, यह बड़े मूल्यों को कम और छोटे मूल्यों को अधिक महत्व देता है। थर्ड, इस माध्य का बीजगणितीय विवेचन किया जा सकता है क्योंकि गणना करते समय गणितीय नियमों का पालन किया जाता है। फोर्थ, जब श्रेणी में अधिक विषमता हो तो यह माध्य उपयुक्त होता है। नेक्स्ट फिफ्थ, यह माध्य चलन वेग, मात्रा, मूल्य, गति आदि परिस्थितियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब हरात्मक माध्य के दोष यानी डीमेरिट्स। फर्स्ट, तो इसकी गणन क्रिया बहुत जटिल होती है। सेकंड, यह ऐसा मूल्य भी हो सकता है जो श्रेणी में विद्यमान ही नहीं हो, अर्थात पूरी श्रेणी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। थर्ड, इसकी गणना के लिए मूल्य का ज्ञान होना आवश्यक है। फोर्थ, जब धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं दी गई हो तो इसकी सहायता से जो है वो माध्य की गणना नहीं की जा सकती। अब समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, इन तीनों के मध्य संबंध क्या है। उपरोक्त तीनों माध्यों में परस्पर एक निश्चित संबंध होता है। यह संबंध यह बताता है कि किन्हीं भी दो मूल्यों का गुणोत्तर माध्य उनके समांतर माध्य व हरात्मक माध्य के गुणोत्तर माध्य होते हैं। इट मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x बार इंटू एच यानी हार्मोनिक मीन, और स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज इक्वल्स टू x बार इंटू एच। समांतर सामान्यतया गणितीय माध्य समांतर माध्य में सबसे छोटा होता है और उससे छोटा गुणोत्तर माध्य और सबसे छोटा हरात्मक माध्य होता है। इट मीन्स x बार इज मोर देन GM ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन हार्मोनिक मीन। यदि समंक माला के सभी पद समान मूल्यों के हो तो समांतर गुणोत्तर और हरात्मक माध्य तीनों बराबर होते हैं। द्विघातीय माध्य क्वाड्रेटिक मीन, एक श्रेणी का द्विघातीय माध्य सभी मूल्यों के वर्गों के योग को मदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल का वर्गमूल होता है। द्विघातीय माध्य की गणना विधि निम्न प्रकार होती है। फर्स्ट, सर्वप्रथम दिए हुए मूल्यों के वर्ग निकालकर वर्गों का योग प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड, वर्गों के योग में मदों की संख्या का भाग देते हैं। थर्ड, प्राप्त भागफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इट मीन्स क्वाड्रेटिक मीन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। नेक्स्ट इज व्यापारिक माध्य बिजनेस एवरेजेस। कुछ माध्य व्यवसायियों की दृष्टि में महत्वपूर्ण होते हैं जिनका केवल सैद्धांतिक महत्व होता है।
किंतु प्रयोग की दृष्टि से यह बहुत कम उपयोग में आते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, चल माध्य मूविंग एवरेज, सेकंड प्रगामी माध्य प्रोग्रेसिव एवरेज, एंड थर्ड इज संग्रथित माध्य कंपोजिट एवरेज। नाउ फर्स्ट इज चल माध्य मूविंग एवरेज। चल माध्य समांतर माध्य का ही एक विशेष रूप है। अंतर मात्र यही है कि समांतर माध्य संपूर्ण समूह या श्रेणी का एक ही होता है, जबकि चल माध्य कई होते हैं। इस माध्य का प्रयोग दीर्घकालीन काल श्रेणियों में दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस माध्य की गणना त्रिवर्षीय, पंचवर्षीय, 4 वर्षीय, सप्तवर्षीय आदि रूपों में की जा सकती है। चल माध्य की गणना करने के लिए सर्वप्रथम वह अवधि ज्ञात करनी होती है जिसके लिए चल माध्य निकालना होता है। यह अवधि साधारणतः एक व्यापार चक्र की अवधि ही होती है। यदि किसी श्रेणी का त्रिवर्षीय चल माध्य ज्ञात करना हो तो निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाती है। फर्स्ट, श्रेणी के प्रथम 3 वर्षों के मूल्यों का योग ज्ञात करके उन्हें मध्य वर्ष अर्थात दूसरे वर्ष के सामने लिखेंगे। सेकंड, उपयुक्त योग में 3 का भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही दूसरे वर्ष के सामने लिखी जाएगी। यह चल माध्य होगा। थर्ड, इसके पश्चात प्रथम वर्ष के मूल्य को छोड़कर तथा चौथे वर्ष के मूल्य को जोड़कर 3 का भाग देने पर प्राप्त परिणाम को तीसरे वर्ष के सामने लिखेंगे। नेक्स्ट, यह प्रक्रिया श्रेणी के अंत तक इसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि सभी मूल्यों के लिए चल माध्य की परिगणना न हो जाए। उदाहरणार्थ, यदि A, B, C, D, E to N आदि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथे, पांचवें आदि वर्षों से संबंधित मूल्य हो तो इनके लिए चल माध्य हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे एक्सप्लेन किया गया है। अब हमको 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। देन A plus B plus C divided by 3. Now we will exclude A and include D. It means B plus C plus D divided by 3. Next is C plus D plus E divided by 3. अब पंचवर्षीय चल माध्य की गणना करने की स्थिति में हमको 5 का टोटल लेना है। देन फर्स्ट छोड़ना है, नेक्स्ट ऐड करना है। A plus B plus C plus D plus E divided by 5. नाउ इन नेक्स्ट A को हम छोड़ देंगे और F को इंक्लूड कर लेंगे। तो B plus C plus D plus E plus F divided by 5. नेक्स्ट इज C plus D plus E plus F plus G divided by 5. अब इसमें निम्नलिखित समंकों से त्रिवर्षीय चल माध्य का परिकलन कीजिए। आपको ईयर्स दे रखे हैं 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड देन आपको दे रखा है नेक्स्ट इज वैल्यूज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मूविंग एवरेज बाय प्रिपेयरिंग टेबल। तो फर्स्ट कॉलम में हमने लिखा ईयर्स, सेकेंड कॉलम में वैल्यूज जमाई है, थर्ड कॉलम में 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट किया है। तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ऐड करेंगे देन डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट में सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा और मूविंग एवरेज जो है वो कैलकुलेट होते रहेंगे। नेक्स्ट इज प्रगामी माध्य प्रोग्रेसिव एवरेज। यह माध्य भी समांतर माध्य पर ही आधारित है। इसका प्रयोग किसी व्यापार में प्रारंभिक वर्षों के औसत लाभ, मृत्यु दर का औसत ज्ञात करने हेतु किया जाता है। चल माध्य व प्रगामी माध्य में मुख्य अंतर यह है कि इसमें संचयी औसत ज्ञात करते हैं और इसकी गणना करते समय प्रत्येक अगली संख्या को तो सम्मिलित किया जाता है, परंतु चल माध्य की तरह पिछली संख्या को छोड़ा नहीं जाता। जैसे A डिवाइडेड बाय 1। नाउ नेक्स्ट हम ऐड करेंगे A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज A प्लस बी प्लस C डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट इज A प्लस बी प्लस C प्लस D डिवाइड बाय 4। नेक्स्ट इज A प्लस बी प्लस C प्लस D प्लस E डिवाइडेड बाय 5। In next table, one example is given for you and you have to solve it. फर्स्ट कॉलम में हमने ईयर लिखा है, सेकंड में लिखा है हमने मॉर्टेलिटी रेट एंड देन नेक्स्ट कॉलम मूविंग ट्रेन एंड मूविंग एवरेज एंड नेक्स्ट कॉलम इज प्रोग्रेसिव एवरेज एंड प्रोग्रेसिव टोटल।
नेक्स्ट इज संग्रथित माध्य, कंपोजिट एवरेज। विभिन्न समांतर माध्यों के समांतर माध्य को संग्रथित माध्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी परिवार के विभिन्न सदस्यों की आय के मासिक प्रत्येक माह के समांतर माध्य दे रखे हों तथा इनके आधार पर संपूर्ण वर्ष की औसत आय ज्ञात करनी हो तो इस प्रकार के माध्य संग्रथित समांतर माध्य कहलाएंगे। संग्रथित माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो दे रखा है वह है a+b+c+d/n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मीन्स। यहाँ ABCDE जो है उसका मीनिंग दे रखा है विभिन्न समांतर माध्यों से है। अब नेक्स्ट जो आपको दे रखा है पेज पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपको सॉल्व करके और आपको इसे अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट है उपयुक्त माध्य का चुनाव यानी चॉइस ऑफ सुटेबल एवरेज। विभिन्न माध्यों के अध्ययन के पश्चात यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कौन सा माध्य सबसे अधिक उपयुक्त है। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि कोई भी एक माध्य सभी परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं होता, अतः आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न स्थितियों में पृथक पृथक माध्यों का प्रयोग किया जाता है। किंतु किसी भी माध्य का चयन करते समय अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार माध्य की विशेषताओं, सीमाओं और अन्य माध्यों से उसके संबंध में ध्यान रखना चाहिए। अब है उपयुक्त माध्य का चयन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है अनुसंधान का उद्देश्य। किसी भी माध्य का चयन अनुसंधान के पूर्व निश्चित उद्देश्यों और समंकों की प्रकृति के अनुरूप किया जाना चाहिए। यानी हमारा मेन पर्पस क्या है डेटा कलेक्शन का और डेटा के टाइप्स कैसे है, प्रकृति कैसी है। सेकंड, समंकों के आवृत्ति वितरण की प्रकृति। आवृत्ति वितरण से भी माध्य का चयन प्रभावित होता है। यदि वितरण सममित है तो समांतर माध्य, मध्यका या बहुलक इन तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड इज माध्यों की विशेषताएं एवं परिसीमाएं। उचित माध्य का चयन करते समय विभिन्न माध्यों की विशेषताओं एवं सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। समांतर माध्य में एक आदर्श माध्य की सबसे अधिक विशेषताएं होने के कारण इसका सर्वत्र प्रयोग संभव है। फिर भी समांतर माध्य को सभी परिस्थितियों में प्रयोग किए जाने के लिए एक सर्वव्यापी माध्य नहीं माना जा सकता। अब उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कोई भी माध्य सभी परिस्थितियों और अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं होता है। प्रत्येक माध्य कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रयुक्त हो सकता है, अर्थात अनुसंधान की प्रकृति, उद्देश्य व क्षेत्र इत्यादि के आधार पर एक आदर्श एवं उपयुक्त माध्य का चयन करना पड़ता है, अन्यथा निष्कर्ष भ्रामक होंगे। थैंक यू।